नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बेहद ही खास शो, मोदी एक्ट 2 ग्राउंड जीरो। जी हां, ग्राउंड जीरो इसलिए क्योंकि मोदी सरकार को सत्ता में आए लगभग 2 साल हो चुके हैं और आज हम उनकी 10 बड़ी योजनाओं का खाका आपके सामने रखेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे ग्राउंड जीरो से कि जो वादे मोदी सरकार ने सत्ता में आने के दरमियान किए थे, क्या वो पूरे हुए हैं। जी बिजनेस आपके लिए ग्राउंड जीरो से 10 योजनाओं की पड़ताल कर रहा है। देश में आबादी जितनी तेजी से बढ़ रही है, तो क्या नौकरियां मिल रही हैं? क्या डिजिटल हो गया इंडिया? क्या स्मार्ट सिटीज के लिए जो वादे किए गए वो पूरे हो रहे हैं? क्या जनधन योजना, डीबीटी, जितनी तमाम योजनाएं, चाहे स्वच्छ भारत हो या उदय स्कीम हो, रेलवे का जो कायाकल्प करने का वादा किया गया था, क्या इन सब की तरफ मोदी सरकार बढ़ी है? नहीं कुछ कर पाई है। अगर उन्होंने पूरे वादे नहीं किए हैं पूरे, तो क्या कुछ कदम बढ़ाए हैं इसकी तरफ? ये भी जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। उसके बाद मेरे पास एक बहुत बड़ा पैनल है, तमाम एक्सपर्ट्स हैं और देश के चप्पे चप्पे से मेरे सहयोगी, देश के हर बड़े शहर से मेरे साथ जुड़ेंगे। मेरे साथ आप देख सकते हैं मेरे तमाम सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। आलोक दिल्ली से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा अमित मेरे साथ वाराणसी से जुड़ रहे हैं, मनोज मुंबई से है, केतन अहमदाबाद से है, समीर दिल्ली से मेरे साथ हैं और सिल्की मेरे साथ जुड़ रही है मुंबई से। और मेरे साथ एक खास मेहमान मदन बीएस नागेश साहब जुड़ चुके हैं, फाउंडर हैं आप ट्रेन के ट्रस्ट ऑफ रिटेलर्स एंड रिटेल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इनसे बात करेंगे और भी कुछ खास मेहमान मेरे साथ होंगे। लेकिन पहले आइए मोदी सरकार की 2 सबसे बड़ी योजनाओं की बात कर लेते हैं। जी हाँ, मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया का नारा दिया और देश में आबादी जितनी तेजी से बढ़ रही है, नौकरियां उसके मुकाबले जाहिर है कम पैदा हो रही हैं। लेकिन क्या जो नौकरियां हैं उनके लिए देश का युवा पर्याप्त रूप से काबिल है? क्या उसमें वो काबिलियत है? ये 2 बड़े सवाल मोदी सरकार के सामने सत्ता में मुंह बाए खड़े थे, जिसके लिए लॉन्च की गई मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया जैसी योजनाएं। लेकिन बीते 2 सालों में ये योजनाएं कितनी कामयाब रही और क्या इनकी ताजा हालत है, जानने के लिए देखिए हमारी पहली ग्राउंड रिपोर्ट। कि आज मेक इन इंडिया ये नारा नहीं, ये मेक इन इंडिया ये सिर्फ निमंत्रण नहीं है, मेक इन इंडिया ये हम सबकी जिम्मेवारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबी के खिलाफ लड़ाई और लोगों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए स्किल इंडिया कैंपेन की शुरुआत की। कैंपेन का मकसद गरीब और कम आय वाले लोगों को इस लायक बनाना कि वो हुनर के दम पर अपनी आय बढ़ाएं, गरीबी से मुक्ति पाएं। साथ ही इंडस्ट्री को भी जरूरत के हिसाब से कुशल लोग मिल सकें। कैंपेन के तहत नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और स्किल लोन स्कीम की शुरुआत की गई। इसमें अलग अलग इंडस्ट्री संगठनों को शामिल किया गया, जबकि ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन जैसे देशों को भी इसमें पार्टनर बनाया गया। अब तक करीब 55 लाख से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। करीब 24 लाख लोगों को ट्रेनिंग के बाद काम भी मिल गया है। स्किल डेवलपमेंट के लिए देश भर में अब तक कुल 249 संस्थाओं से करार हुए हैं। 3000 से ज्यादा ट्रेनिंग सेंटर खोले गए हैं। हालांकि सरकार के 2022 तक 40 करोड़ लोगों को काम लायक बनाने के लक्ष्य के मुकाबले रफ्तार धीमी है। ऐसे में सवाल ये है कि ये लक्ष्य पूरा कैसे होगा। वहीं अब सवाल ये है कि स्किल इंडिया के बगैर मेक इन इंडिया होगा। सरकार ने इसके लिए 25 सेक्टर का चुनाव कर उसमें निवेश बढ़ाने की योजना बनाई। चुने गए 25 सेक्टर्स में डिफेंस, स्पेस और न्यूज मीडिया को छोड़ बाकियों में 100% विदेशी निवेश की छूट दी गई। फिर सरकार ने इनके लिए मंजूरियों की प्रक्रिया को आसान बनाया। राज्य और केंद्र की मंजूरियों को सिंगल विंडो क्लियरेंस से जोड़ा। अर्जियों की प्रक्रिया को ऑनलाइन और ट्रांसपेरेंट किया। ई-बिज पोर्टल से 24/7 अर्जियां देने की शुरुआत हुई। 2014 में लॉन्च किए गए मेक इन इंडिया का मकसद जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हिस्सेदारी को 16-17% के स्तर से बढ़ाकर 25% करना था। साथ ही 2022 तक 10 करोड़ नौकरियों के नए मौके पैदा करना था। एफडीआई के आंकड़ों में बढ़ोतरी के साथ नौकरियों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। 4 साल के आंकड़ों को देखें तो पहले के मुकाबले एफडीआई निवेश बीते 2 साल में तेजी से बढ़ा है। लेकिन साथ ही सवाल उठ रहे हैं कि एफडीआई बढ़ रहा है, क्या उस रफ्तार में नौकरियां बढ़ रही हैं? रक्षा क्षेत्र में उस हिसाब से एफडीआई नहीं आया है जिसकी उम्मीद की जा रही थी।
विनिर्माण और रियल एस्टेट में मंदी के कारण नौकरियों की संख्या कम हुई है और 10 करोड़ नई नौकरियों का लक्ष्य पूरा होना मुश्किल लग रहा है। तो मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया, दो सबसे बड़ी योजनाएं जो मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद लॉन्च की। वादा यह था कि मेक इन इंडिया से देश में निवेश बढ़ेगा, नौकरियां बढ़ेंगी, इकोनॉमी बूस्ट होगी। तो स्किल इंडिया से लोगों को पर्याप्त तरीके से उनको कौशल दिया जाएगा, इस लायक बनाया जाएगा ताकि वो देश में और विदेशों में भी देश का नाम रोशन कर सकें और जो नौकरी के लिए जो काबिलियत चाहिए वो हासिल कर सकें। मेरे साथ राजीव कुमार इकोनॉमिस्ट भी जुड़ चुके हैं, देवेंद्र शर्मा एग्री एक्सपर्ट भी मेरे साथ इस पैनल में जुड़े हुए हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है। लेकिन राजीव कुमार, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। सर, हम आज मोदी सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं, उसके ऊपर एक ग्राउंड जीरो रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं देश के सामने और 10 बड़ी योजनाओं का हमने सर चयन किया है जिनके बारे में हम सच्चाई लोगों के सामने रखेंगे। और आपसे मैं ये जानना चाहता हूं सर, हमने एक ग्राउंड जीरो रिपोर्ट दिखाई मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया की। बीते 2 सालों में आपके हिसाब से इन दोनों योजनाओं को लेकर कितनी प्रगति हुई या कितनी कामयाब रही मोदी सरकार? इसमें बड़ी बात यह है कि दोनों योजनाओं में बहुत सारा काम हुआ है और इसके तहत सबसे बड़ा काम मैं जो समझता हूँ वो हुआ है कि जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर जो काम हुआ है, जिससे कि निवेशकों को बहुत सारे जो रेड टेप के मसले थे वो हटाए गए हैं और मेरे ख्याल में कम से और वो बहुत बड़ा एक काम है। और उससे भी बड़ी उपलब्धि ये है कि हमारे 19 बड़े प्रांतों को अब इस सरकार ने मना लिया है कि वो एक एक्सटर्नल इवैल्यूएशन के द्वारा किए गए रैंकिंग पर वो अपना करवा सके, जिससे कि ये पता लगे कि किस प्रांत में निवेश करने की स्थिति ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि अब तक ये कभी हुआ नहीं था कि प्रांत जो है वो इस बात को मान जाएं कि उनमें आपस में होड़ लगे, उसमें आपस में प्रतिस्पर्धा हो। तो मेरे ख्याल में इससे अच्छी बात हो नहीं सकती कि प्रांतों में निवेशकों को अट्रैक्ट करने की प्रतिस्पर्धा हो। इससे अच्छा काम और कदम, और ये बहुत बड़ा कदम है जो उठाया जा चुका है। मगर आपकी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में जो बात कही गई थी वो सबसे जो चिंताजनक बात है ये कि नौकरियां जो हैं वो अभी तक जो है वो उपलब्ध नहीं हो रही हैं। और अभी जो लेबर ब्यूरो का जो अभी सबसे लेटेस्ट जो आंकलन आया था उसमें ये था कि अक्टूबर से दिसंबर के क्वार्टर में मेरे ख्याल में पिछले 7 क्वार्टर से या 7 साल से सबसे कम नौकरियों में इजाफा हुआ है। तो 2 साल बीत गए, बहुत बड़ा वर्क इन प्रोग्रेस हो रहा है, मगर अंततः जिस बात पर आप उसको कसौटी वो है नौकरियों की कसौटी नौकरियां। और जैसा कि आपने कहा उस कसौटी पर कहीं ना कहीं हल्की फुल्की नाकामयाबी दिखी है। मनोज, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि आप मुंबई से मेक इन इंडिया पर ग्राउंड जीरो रिपोर्ट लेकर आए हैं। आप जरा बताइए, आपके साथ जो लोग हैं, आपके साथ जो एक्सपर्ट्स हैं, मेक इन इंडिया को लेकर मुंबई जो कि देश की आर्थिक राजधानी है, वहां क्या इस वक्त फीडबैक है इन बीते 2 सालों का? जी गौरव, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की निर्देशन में जो 2 साल कंप्लीट किए एनडीए गवर्नमेंट ने मैन्युफैक्चर सेक्टर के जरिए इनफैक्ट जॉब बढ़ाने का एक बहुत बड़ा जो इनिशिएटिव लिया गया था, उसमें ग्राउंड रियलिटी में कितना सक्षम रही है गवर्नमेंट, आइए जान लेते हैं। हम भिवंडी में मौजूद है, महाराष्ट्र के वन ऑफ द मोस्ट बड़े इंडस्ट्रियल सेक्टर में, और जान लेते हैं। हमारे साथ प्रशांत नाचने, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। प्रशांत, आप डिफरेंट सेक्टर्स में ऑपरेट करते हैं इनफैक्ट, और मेक इन इंडिया का जो जैसे हम जिक्र कर रहे थे, और इनफैक्ट ये जो प्रोसेस जो है मोदी गवर्नमेंट का जो 2 साल कंप्लीट हुए हैं, इसको आप कैसा देखते हैं? इफ यू कैन जस्ट इलैबोरेट हिट्स एंड मिसेस ऑफ मोदी गवर्नमेंट। See, as you know that we have informed you that ये हम 4 या 5 सेक्टर में ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें से मेजर कोटिंग, कंस्ट्रक्शन, केमिकल्स और ग्लास फसाड इंडस्ट्री जैसे 3-4 मेजर सेक्टर हैं, जहां हमने लास्ट 2-2.5 साल में देखा है कि इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में ग्रोथ स्पर्ट हो रहा है। हम फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करते हुए पहले हम ट्रेडिंग कम्युनिटी में थे, देन वी यूज्ड टू विजिट लॉट ऑफ एग्जीबिशंस, शोज, वहां हम प्रोक्योरमेंट के लिए जाते थे, बाहर से कुछ आयात करने के लिए जाते थे। बट लास्ट 2-2.5 साल में जब से गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया है और जिस हिसाब से प्रमोशन कर रहे हैं इंडिया का अब्रॉड कम्युनिटीज में, वहां हमको लॉट ऑफ इंक्वायरीज आ रहे हैं, ऑफर्स आ रहे हैं कि भाई आप हमको कुछ बना के दे सकते हैं। आपको फायदा हुआ है ट्रेडिंग कम्युनिटी से लेकर, आपको बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही है। हमारे साथ विनीत बंसोड़े हैं, गौरव यहाँ पे बहुत बड़े बिजनेस कोच हैं। विनीत, वेलकम टू द शो। बट यहाँ पे लार्जली आप बहुत एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेनिंग देते हैं, यहाँ पे लगभग 5000 एंटरप्रेन्योर्स से आप कनेक्टेड हैं। स्टार्टअप इंडिया को भी बहुत बड़ा इनिशिएटिव आपने दिया था, बट लार्जली मेक इन इंडिया को लेकर आप कितना बड़ा ऑप्टिमिज्म देखते हैं? आई थिंक पिछले 2 साल में जो माइंडसेट चेंज हुआ है लोगों का, दैट इज फैंटास्टिक।
दो चीजें हैं इसमें। एक तो जो ऑलरेडी बिजनेस में है उनका जो एक पेसिमिज्म था, एक बिजनेस का जो एक माइंडसेट था वो इतना पॉजिटिव हो गया कि एवरी बिजनेसमैन वांट्स टू एक्सपांड हिज बिजनेस, एवरी बिजनेसमैन इज स्टार्टिंग समथिंग न्यू, उसको कुछ नया करना है। वो एक चीज हो गई जो ऑलरेडी बिजनेस में है। लेकिन जो मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में जाता हूँ या मैं कोई इंस्टीट्यूट में जाता हूँ फॉर लेक्चर, तो हर एक बंदा जब मैं पहले पूछता था क्या करना चाहते हो तो बोलता मैं बड़ी ठीक है मतलब एवरी पर्सन से बहुत काम नहीं हुआ लेकिन काम हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता हूँ। पॉजिटिव इंटेंट देखता है सरकार का, जो बड़ी बात है, क्योंकि 2 साल में रिजल्ट मिलना नहीं कहा जाएगा, लेकिन 2 साल में क्या सरकार उस तरफ बढ़ी है? तो लगता है जैसे कि आपके साथ भी लोग हैं वो कह रहे हैं बड़ी है। लेकिन स्किल इंडिया की बात करते हैं। सिल्की मेरे साथ जुड़ी हुई है मुंबई से ही। मुंबई, इसमें स्किल इंडिया को लेकर सिल्की बताइए क्या फीडबैक आपके पास? ग्राउंड जीरो पर स्किल इंडिया को लेकर क्या कुछ काम होता आपको दिखता है, जरा बताइए। नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जिन 40 सेक्टर्स पर जोर रहा है गवर्नमेंट का, उसमें से एक सेक्टर है जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर। और GJSCI यानी कि जेम्स एंड ज्वेलरी स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से RPL प्रोग्राम जो लॉन्च हुआ है, जिसका रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग के नाम से जाना जाता है, उसमें कुछ ऐसे कारीगरों को ट्रेन किया जाता है जो काफ़ी सालों से ज्वेलरी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, लेकिन किसी ना किसी वजह से उनके जो वर्किंग कंडीशंस हैं वो पुअर होते हैं। और जब RPL में इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, इन्हें सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, उसके बाद इनकी ज़िंदगी में किस तरह से बदलाव आता है, आइए इसके बारे में जानते हैं एक RPL सर्टिफाइड ट्रेनर से। सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम तिलक नस्कर है। तो किस तरह से आपका जो लिविंग कंडीशन था और जो वर्किंग कंडीशन था इससे पहले जहाँ पे आप काम करते थे, वो आज के कंपैरिजन खराब मानते हैं? नहीं, पहले जो हम लोग जगह काम करते तो इतना अच्छा नहीं था, खास भी नहीं था। उधर हम लोग का काम करने में जगह भी शॉर्ट था, सब कुछ काम करने का भी प्रॉब्लम होता था, धुआं भी कुछ, सब कुछ भी। जब से हम लोग ट्रेनिंग के बाद इधर आया तब से हम लोग का ज़िंदगी सब कुछ चेंज होगा। इधर सब कुछ मिलता हम लोगों को। पैसे की बात करें तो कितना आपको पहले अर्न कर लेते थे, और इस जो आपको सर्टिफिकेट मिला है RPL के तरफ से, GJSCI जो आपको सर्टिफिकेट इशू किया है प्रोग्राम के बाद, उसे आपके जो अर्निंग में है उतना कितना आप कमा लेते हैं आप? अभी पहले मेरा कमाई कितना था, महीने में मैं 4,000 या 5,000 सैलरी में था। अभी मेरा 26,000 सैलरी है। महीने में अब काम करने में 50,000 40,000 तक मेरा कमा लेता है। ठीक है, मतलब सिल्की यहां पर साफ है कि स्किल इंडिया मिशन से जुड़ के इनकी जिंदगी में भी बदलाव आया है, प्रोफेशनली और पर्सनली, जैसा कि आप बता रही थी। सिल्की, आप रही मेरे साथ तमाम मेरे सहयोगी और तमाम एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। मेरे साथ देवेंद्र शर्मा है, मदन सबनवीस चीफ इकोनॉमिस्ट के रेटिंग्स के इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और हफीज कॉन्ट्रैक्टर भी, मशहूर आर्किटेक्ट, ये भी जुड़ेंगे मेरे साथ, ये भी जुड़ रहे हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन अब दूसरे मुद्दे की बात करते हैं, और दूसरा मुद्दा हमारा है स्मार्ट सिटीज का और डिजिटल इंडिया को लेकर। और आइए अब जरा डिजिटल इंडिया और स्मार्ट सिटीज, जो मोदी सरकार की 2 और बड़ी योजनाएं हैं, इनका क्या हाल है, इनकी पड़ताल हम आपको दिखाते हैं कि 2 साल में इन योजनाओं को लेकर क्या कुछ काम हुआ। फिर इसके बारे में ग्राउंड जीरो से रिएक्शन और एक्सपर्ट्स का कमेंट। देखिए, आप ये रिपोर्ट देखिए। शहर कैसा बढ़ेगा, कब जाएगा, कहां, किस रास्ते आगे बढ़ेगा, ये प्लान जब तक शहर का नेतृत्व दीर्घदृष्टि के साथ नहीं करता है, ये स्थिति बनी रहेगी। और आइए अब 2 और बड़ी योजनाओं की पड़ताल करते हैं। मोदी सरकार की एक बड़ी योजना है स्मार्ट सिटी। सरकार ने इस मिशन को 2020 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत केंद्र सरकार 5 साल में हर चुने शहर को 500 करोड़ रुपए देगी और राज्य भी इतनी ही रकम देंगे। इस साल के बजट में सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन के लिए 3,205 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है। स्मार्ट सिटी मिशन में आम नागरिकों की सुविधाओं के लिहाज से मिक्स्ड लैंड यूज को बढ़ावा दिया गया है, ताकि एक इलाके में रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों डेवलपमेंट हो जाए। लोगों को उनके रहने के आसपास के इलाके में ही रोजगार मिल पाए। शहरों में भीड़ भाड़ घटाने, पैदल चलने या साइकिलिंग के लिए अलग रास्ता तैयार करने और वायु प्रदूषण रोकने जैसी बातों का भी ख्याल रखा गया है। लेकिन कहा जा रहा है कि स्मार्ट सिटी के लिए 100 करोड़ का बजट पर्याप्त नहीं है। क्या राज्य सरकार अपने फंड से पैसा देंगी? एक्सपर्ट्स का कहना है कि हर शहर को कम से कम 1,000 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। स्मार्ट सिटी योजना ज्यादातर वहां पर है जो पहले से ही विकसित हैं। छोटे और दूर दराज गांवों को इस योजना में शामिल क्यों नहीं किया गया, ये एक बड़ा सवाल है। स्मार्ट सिटी की तैयारी जो है
2 कंपोनेंट है। ये पूरा हार दे है कि हम हर शहर को हर जगह से इम्प्रूव नहीं कर सकते 3-4 साल में। पहले 2 कंपोनेंट दिया है, एक है पूरा शहर में एक ऐसा चीज़ करो अथवा 2-3 ऐसा चीज़ करो जो सब शहरी जनों को स्पर्श है, और एक है कि एक एरिया लो, उसको सब तरीके से उसको अच्छा बनाओ, एफिशिएंट बनाओ। वहीं मोदी सरकार की एक और योजना है डिजिटल इंडिया मिशन। डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया था। डिजिटल इंडिया मिशन के तहत डिजिटल लॉकर, ई एजुकेशन, ई हेल्थ, ई साइन और नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल को एक प्लेटफॉर्म पर लाना है। लेकिन सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद लाल फीताशाही, भ्रष्टाचार, काम में अड़चन, कम पैसे का प्रोजेक्ट जैसे कई कारण हैं जिसकी वजह से डिजिटल इंडिया की योजना परवान नहीं चढ़ सकी है। गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ना सफल नहीं हुआ है। डिजिटल इंडिया इज designed to bridge the digital divide. It is more for the underprivileged, for the poor, erecting infrastructure for utility, digital delivery of services for good governance and removing corruption, and above all, empowering. जानकारों का कहना है कि डिजिटल इंडिया के लिए सरकार को प्राइवेट सेक्टर की मदद की जरूरत पड़ेगी, जो अभी तक नहीं मिल पाई है। कोई भी बड़ी आईटी कंपनी इस प्रोजेक्ट से नहीं जुड़ी है। तो स्मार्ट सिटी और डिजिटल इंडिया, ये 2 बड़ी योजनाएं जो मोदी सरकार ने काफी जोर शोर से चलाई हैं, उनका ऐलान किया है। क्या ये अपने मकसद में कामयाब हो रही हैं? क्या ये आम लोगों तक पहुंच रही हैं? इस बारे में बात करते हैं। केतन जोशी मेरे सहयोगी अहमदाबाद से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। केतन, जरा बताइए स्मार्ट सिटीज को लेकर आपको क्या फीडबैक मिला, उसके बाद एक्सपर्ट से बात करेंगे। देखिए, इस वक्त हम अहमदाबाद के नवा वाड़ज इलाके में मौजूद है, जहां पर स्मार्ट सिटी बनने की शुरुआत होगी। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अहमदाबाद नगर निगम के डेप्यूटी मेयर प्रमोदा बेन। आइए हम उनसे बात करते हैं कि आखिरकार स्मार्ट सिटी बनने की घोषणा तो हो गई, लेकिन फंड को लेकर क्या स्थिति है। मैडम, ये बताइए कि फंड कहाँ से आएगा, क्योंकि स्मार्ट सिटी इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। अगर हम नवा वाड़ज अहमदाबाद की बात करें तो किस तरह से प्लानिंग होने वाला है? राज्य सरकार में से हमको फंड मिल गया है। आखिरकार ये नवा वाड़ज ही क्यों चुना, यहाँ से ही क्यों स्मार्ट सिटी की शुरुआत होने जा रही है? अहमदाबाद में ये सबसे बड़ा स्लम विस्तार है और यही चुना है क्योंकि यहाँ स्लम विस्तार में लोगों को गटर पानी की बहुत दिक्कत है, पानी पॉल्यूशन बहुत है। तो इन लोगों को पहले पूरी व्यवस्था जो सिंगापुर में है, हांगकांग में है, तो ऐसी जो स्मार्ट सिटी की बात करें तो वो इन लोगों को मिलेगा, तो पूरी व्यवस्था के साथ उनको रहने का मिलेगा। और बाद में पीछे 300 एकड़ में 30 एकड़ में पूरा बगीचा बनाने के लिए हमने इसमें डाला है स्मार्ट सिटी में। तो पॉल्यूशन भी नहीं होगा, शुद्ध हवा मिलेगी, तो ये एरिया पूरा डेवलप हो जाएगा। तो इसके हिसाब से पूरे अहमदाबाद में डेवलप होगा। ओके केतन, ठीक है। तो मतलब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि स्मार्ट सिटी पूरे शहर को बदल देगी, और अहमदाबाद भी क्योंकि उन 100 शहरों में है जिसका स्मार्ट सिटी के लिए चयन किया गया, इसलिए अहमदाबाद से हमने एक फीडबैक लिया जो वहां की लोकल अथॉरिटीज हैं उनसे। लेकिन हफीज कॉन्ट्रैक्टर, मैं आपके पास आऊंगा सर। आप आर्किटेक्चर को आपसे अच्छा शायद ही इस देश में कोई समझता होगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, स्मार्ट सिटीज को लेकर जो कुछ कंसर्न्स जाहिर किए जा रहे हैं सर, उस पर मैं आपका एक रिएक्शन लेना चाहूंगा। स्मार्ट सिटी योजना जिसको करीब करीब लॉन्च किए 1 साल पूरे हो गए, अब तक की प्रोग्रेस से आप कितने संतुष्ट हैं सर इस योजना की? देखिए, पहली बात तो ये जो स्मार्ट सिटी की योजना है, आई वुड लाइक टू से दैट ये बहुत अच्छी योजना है। बिल्डिंग में हाँ, किधर भी आप सिटी की बात करो, इमारत की बात करो, वो कुछ बिरयानी नहीं है कि 10 मिनट में बन जाए और 1 घंटे में खा के अपन भाग जाए। ये सब चीज़ को बहुत सारा टाइम लगता है। आपको आज लैंड प्रोक्योर करने के लिए, बायलॉज बनाने के लिए, इसके लिए कितना पैसा लाने के लिए, वो सब कुछ टाइम लगता है। तो पहली चीज़ तो क्या है कि आप सब लोग को मैं तो बोलूँगा कि प्लीज़ डू नॉट क्रिटिसाइज। हाँ,
वी ऑल शुड से कि भाई ज़रा जल्दी करो, क्योंकि क्या है कि अपना जो यंग पॉपुलेशन है वो सब गांव से आता है, छोटे छोटे शहर से आता है, बड़े बड़े शहर में आएगा। हाँ, वो लोग को रहने के लिए जगह, वो लोग को जॉब्स क्रिएट करना चाहिए। हाँ, एवरी ईयर हाँ अपने लाखों बच्चे लोग हाँ दे आर कमिंग एंड दे आर फिट फॉर जॉब्स। वी हैव टू क्रिएट न्यू अर्बन स्पेसेस. What Modi Saab has said, he said smart cities, all these are connotations. वो खाली नाम है. मैं आपको पद्मिनी का अभी सब मेरी बेटी को मैं पद्मिनी बोलता हूँ, नाम देता हूँ, तो वो पद्मिनी नहीं बन जाती है, मेरी बेटी है. ऐसा ही ये these are urban areas and we need them and we must push everyone and say please do it faster. चलिए ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर, आपका कमेंट आपने हमें स्मार्ट सिटी योजना पर दिया और आप जैसा कि कह रहे हैं कि अच्छी योजना है. एक बात और क्लियर कर दें, हम यहाँ पर आपके सामने ग्राउंड जीरो रिपोर्ट रख रहे हैं, व्यूअर्स के लिए बात है, हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, हम सच्चाई रखेंगे, अच्छा है बुरा है वो आप तय करेंगे, लेकिन हम आपके सामने ग्राउंड जीरो रिपोर्ट रखेंगे. मेरे साथ तमाम पैनलिस्ट हैं जिनमें इस देश के जाने माने एक्सपर्ट्स हैं अपने अपने सेक्टर्स के, और मेरे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं.